तो आज हमारे सामने भारत की खबरों का कह सकते हैं कि ऐसा गुलदस्ता है जिसमें कुछ फूल तो बहुत खुशबूदार हैं और कुछ बुरी तरह मुरझाए हुए हैं। बिल्कुल। एक तरफ ऊंचे लेवल की डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ सड़कों पर खुले नाले लोगों की जान ले रहे हैं। तो हमारा काम है इन बिखरी हुई खबरों को जोड़कर ये समझना कि आखिर देश की तस्वीर बन क्या रही है। और ये तस्वीर मतलब काफी उलझी हुई है। ऐसा लगता है जैसे एक ही कैनवस पर कोई मॉडर्न आर्ट बना रहा है और कोई पुरानी पेंटिंग को ठीक करने में लगा है। सही कहा। आज हम यही देखेंगे कि ये अलग अलग दिखने वाली घटनाएं, ये विरोधाभास, ये पैटर्न भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और हम सब की जिंदगी के बारे में असल में क्या कहानी सुना रही हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत दुनिया के मंच से करते हैं। पहली खबर तो बड़ी शानदार लगती है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ एक जबरदस्त डील हुई है। डिफेंस में पार्टनरशिप और सबसे जरूरी लंबे समय के लिए एलएनजी गैस की सप्लाई पक्की हो गई है। मतलब ऊर्जा सुरक्षा भी और रणनीतिक मजबूती भी। सुनने में तो ये किसी बड़ी जीत जैसा लगता है। ये जीत से बढ़कर है, मैं तो कहूंगी। अच्छा। हाँ, ये एक रणनीतिक बदलाव है। इसका मतलब ये है कि अब अबू धाबी हमारे लिए सिर्फ एक कारोबारी पार्टनर नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक पक्का जरिया बन गया है। एक गारंटर की तरह। बिल्कुल। और रिश्ता सिर्फ तेल गैस का नहीं रहा, अब ये डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग वहां तक पहुंच गया है। हम एक तरह से मिडल ईस्ट की राजनीति में एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर अपनी जगह बना रहे हैं। तो एक तरफ तो ये दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे पुराने दोस्तों में से एक अमेरिका, उससे कुश्ती चल रही है। हाँ, ये दिलचस्प है। भारत में अमेरिका से आने वाली दालों पर 30% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। खबरों में से सीधा सीधा ट्रेड वॉर कहा जा रहा है। ये क्या चल रहा है? एक को गले लगा रहे हैं, दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए, इसे कहते हैं क्लस्टरिंग, जैसे को तैसा। अमेरिकी प्रशासन कुछ समय से अमेरिका फर्स्ट के नाम पर दुनिया भर के प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा रहा था, तो नई दिल्ली ने भी जवाब दे दिया। लेकिन इसका खतरा भी तो होगा। दो बड़े खतरे हैं। पहला, ये टैरिफ का सिलसिला बढ़ सकता है। वो हमारी किसी और चीज पर टैक्स लगाएंगे, हम उनकी किसी और चीज पर। एक ना खत्म होने वाली लड़ाई। और दूसरा? और दूसरा ज्यादा जरूरी है, दालों की कीमतें बढ़ सकती हैं। हम दुनिया में दाल के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, और अगर अमेरिका से आने वाली दाल महंगी हुई तो इसका सीधा असर आम आदमी की थाली पर पड़ेगा। और ये खिचड़ी और भी मजेदार हो जाती है जब हम देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका से झगड़ा है तो दूसरी तरफ हम यूरोपियन यूनियन यानी ईयू के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनल करने में लगे हैं। हाँ, जिसे सभी व्यापारिक समझौतों की मां कहा जा रहा है। बिल्कुल। मकसद ये कि हमारे कपड़े और चमड़े के सामान बिना किसी टैक्स के यूरोप के बाजार में बिकें। तो क्या ये अमेरिका के खिलाफ एक रणनीतिक बचाव है? एक तरह से हाँ, ये एक रणनीतिक बचाव ही है। इस डील पर बातचीत सालों से मतलब ठंडे बस्ते में पड़ी थी। तो अब अचानक तेजी क्यों? तेजी इसलिए आई है क्योंकि भारत और ईयू दोनों को समझ आ गया है कि चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। ये कॉमन सिरदर्द वाला पार्टनर वाला मामला है। लेकिन ये डील फाइनल हो जाएगी? अभी भी कुछ पेंच फंसे हुए हैं, जैसे यूरोप का कार्बन टैक्स। मतलब अगर हमारा सामान बनाने में ज्यादा प्रदूषण होता है तो यूरोप उस पर अलग से टैक्स लगाएगा। इस पर बात अटकी हुई है। मतलब हर कोई अपना फायदा देख रहा है। और इसी बीच ट्रंप के एक खास सहयोगी पीटर नेवारो एक नया एंगल ले आए हैं। वो एआई वाला? हाँ, वो सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां भारत में एआई पर पैसा क्यों लगाएं, और वजह इतनी शानदार दी है कि सुनकर मजा आ जाए। वजह है, हमारे डेटा सेंटरों में बिजली बहुत खर्च होती है। हाँ, कमाल है। तो हम दुनिया के लिए एक ही समय में रणनीतिक पार्टनर, व्यापारिक दुश्मन, बहुत बड़ा बाजार और अब बिजली ज्यादा फूकने वाले बैक ऑफिस भी बन गए। ये आज की दुनिया की सच्चाई है। अब कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नवारो की ये टिप्पणी सिर्फ बिजली की खपत के बारे में नहीं है, ये एक चेतावनी है। चेतावनी? किस तरह की? वो संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में अमेरिकी कंपनियां भारत के आईटी और एआई सेक्टर को निशाना बना सकती हैं, और बहाना होगा ऊर्जा की खपत। ये जियोपॉलिटिक्स में एक नया हथियार है। ठीक है, तो बाहर की दुनिया से अब अपने घर के अंदर आते हैं, जहां ड्रामा कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए, पश्चिम बंगाल, सिंगूर, वही जगह जहां टाटा नैनो का मशहूर अधूरा कारखाना आज भी खड़ा है। उसी जमीन पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जंगल राज खत्म करने की बात करते हैं और 830 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। ये तो पॉलिटिकल थिएटर का पीक है। ये पूरी तरह से प्रतीकों की लड़ाई है। सिंगूर वो आंदोलन था जिसने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था,
वो किसान की जमीन की लड़ाई थी। और अब बीजेपी उसी कहानी को पलट रही है। हाँ, अब बीजेपी उसी कहानी को बंगाल का खोया हुआ मौका बताकर पेश कर रही है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये बंगाल की पहचान की लड़ाई है। ये राज्य चुनावों से पहले एक बहुत बड़ी वैचारिक लड़ाई छेड़ दी गई है। और बंगाल के चुनाव की बात चली है तो एक और खबर है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है वोटर लिस्ट की जांच के लिए। विपक्ष का आरोप था कि लिस्ट में हजारों फर्जी वोटर हैं और तार्किक गड़बड़ियां हैं। मतलब चुनाव लड़ने से पहले ये लड़ाई हो रही है कि असली वोटर हैं कौन। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? इस न्यायिक हस्तक्षेप ने चुनाव आयोग को मजबूर कर दिया है कि वो ज्यादा पारदर्शिता दिखाए। बंगाल की राजनीति में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप दशकों से लगते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के आने से फर्क पड़ा है? बहुत। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने पूरे राज्य प्रशासन को एक तरह से नोटिस पर रख दिया है। ये दिखाता है कि जब एक संस्था लड़खड़ाती है तो दूसरी को उसे संभालना पड़ता है। चुनावी ईमानदारी से बात संस्थागत ईमानदारी पर आती है। कर्नाटक से खबर है जहां राज्य के डीजीपी यानी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी, हाँ मैंने पढ़ा, उन पर एक कथित अंतरंग वीडियो को लेकर उच्च स्तरीय जांच बैठ गई है। वो कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है, उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन इस एक घटना ने पूरे राज्य के पुलिस फोर्स के नैतिक अधिकार पर सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, जब इतने ऊंचे पद पर बैठे किसी अफसर पर ऐसा आरोप लगता है तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता। ये राजनीतिक तौर पर एक एटम बम की तरह होता है। बिल्कुल, विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बना बनाया हथियार मिल जाता है, चाहे आरोप सच हो या झूठ। अब सारा खेल वीडियो की फोरेंसिक जांच पर टिका है, लेकिन तब तक जनता की नजर में पुलिस की छवि को जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। यहां से कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां भारत की दो तस्वीरें एक साथ टकराती हैं। हाँ, ये विरोधाभास देखने लायक है। एक तस्वीर है चमचमाती हुई, भविष्य की ओर बढ़ती हुई। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। 22 जनवरी से चलेगी। वादा है एयरलाइन जैसी सुविधाओं और प्रीमियम इंटीरियर का। ये उस भारत का प्रतीक है जो आधुनिक दिखना चाहता है, और सरकार के लिए ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये उनके विकास की कहानी का चेहरा है। हाँ, रेलवे का आधुनिकीकरण, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है। ये मध्यम वर्ग के वोटर को आराम, रफ्तार और सफाई का एक ठोस वादा है। ये एक ऐसी प्रगति है जिसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब दूसरी तस्वीर, नोएडा, जिसे देश की स्मार्ट सिटी के तौर पर बेचा जाता है। हाँ, स्मार्ट सिटी। उसी स्मार्ट सिटी में एक टेकी की एक खुले नाले में डूबकर मौत हो जाती है। स्मार्ट सिटी का अल्टीमेट फीचर, मौत का स्मार्ट रास्ता। ये झकझोर कर रख देता है। इसके बाद जो हुआ वो भी उतना ही नाटकीय था। नोएडा के सीईओ, एक बड़े आईएएस अफसर, को हटा दिया गया, एक एसआईटी बना दी गई। लेकिन ये घटना मार्केटिंग के चमकते गुब्बारे और जमीन पर जर्जर हो चुके सिस्टम के बीच की खतरनाक खाई को दिखाती है। खुले मैनहोल, बारिश में भरते नाले, ये कोई नई समस्या तो है नहीं। हर साल यही होता है। हर साल देश के बड़े शहरों में लोग ऐसे मरते हैं। लेकिन इस मामले में जो बिजली की रफ्तार से एक्शन हुआ, एक टॉप के अफसर को हटा देना, वो क्या दिखाता है? क्या? वो दिखाता है कि सरकार को पढ़े लिखे टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग के गुस्से से डर लगता है। ये जवाबदेही की एक दुर्लभ मिसाल है, जो शायद इसलिए देखने को मिली क्योंकि मरने वाला एक टेकी था और शहर नोएडा था। और शहरों की बात चली रही है तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल भी सुन लीजिए। हवा की क्वालिटी फिर से गंभीर हो गई है। हर साल की कहानी। AQI 418 पर है। स्कूल फिर से ऑनलाइन क्लास पर विचार कर रहे हैं। यह हर साल सर्दियों में आने वाली एक ऐसी आपदा है जिसके लिए अब हम सब तैयार रहते हैं। एक स्थायी विफलता। और सूत्र बता रहे हैं कि जनवरी के आखिर में प्रदूषण का इतना बढ़ना सिर्फ पराली जलाने का नतीजा नहीं हो सकता। ये इशारा करता है कि समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। मतलब हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, हमारी गाड़ियों का प्रदूषण और हर तरफ चलता कंस्ट्रक्शन, ये एक ऐसा जहर है जो चुपचाप हमारी सेहत और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों को खा रहा है। और आम आदमी का ये अनुभव सिर्फ टूटी सड़कों और जहरीली हवा तक ही सीमित नहीं है। बिहार में एक नीट की तैयारी कर रहे छात्र की मौत हो जाती है और तुरंत उस पर राजनीतिक युद्ध शुरू हो जाता है। त्रासदी का राजनीतिकरण। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि सिस्टम में क्या सुधार किया जाए। बस इस त्रासदी का इस्तेमाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए हो रहा है। ये घटना पटना और कोटा जैसे कोचिंग हब के उस काले सच को सामने लाती है, जहां लाखों बच्चे एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। उन पर उम्मीदों का, परिवार के सपनों का इतना ज्यादा दबाव है कि कई बार वो टूट जाते हैं। और ये अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। बिल्कुल।
सवाल उठता है कि इन कोचिंग फैक्ट्रियों को कौन रेगुलेट करेगा, इन बच्चों को मानसिक सुरक्षा कौन देगा। लेकिन बहस इन सवालों के बजाय राजनीतिक स्कोरिंग पर अटक जाती है। अब जरा सुरक्षा के मोर्चे पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक जबरदस्त मुठभेड़ चल रही है। हाँ, 12,000 फीट की ऊंचाई पर। जरा सोचिए, 7 सैनिक घायल हुए हैं। ये साफ दिखाता है कि आतंकवाद अब कश्मीर घाटी से निकलकर इन मुश्किल पहाड़ी इलाकों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेशन के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी ऊंचाई पर लड़ना, जहां ऑक्सीजन कम होती है और मौसम खतरनाक होता है। खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। हाँ, और वहां तक रसद और हथियार पहुंचाना भी एक मिशन बन जाता है। ये सीमा पार बैठे संचालकों की एक सोची समझी रणनीति है कि भारतीय सेना को घाटी से दूर नए मोर्चों पर उलझाया जाए। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की सुरक्षा में चूक की खबर है गोवा से। वो सीरियल किलर वाली खबर। हाँ, वही जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता है। वहां पुलिस ने 2 हत्याओं के आरोप में एक रूसी पर्यटक को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद उसने जो कबूल किया वो होश उड़ाने वाला है। उसने माना कि वो एक सीरियल किलर है और उसने कुल 5 हत्याएं की हैं। ये तो गोवा की सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाली इमेज पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि कैसे कोई विदेशी पर्यटक इतने लंबे समय तक एक के बाद एक हत्याएं करता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये लोकल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ी खामियों की तरफ इशारा करता है। वहां भी एक समस्या है इसरो में। हाँ, इसरो जो हमारे देश का गौरव है, उसे अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान यानी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले मिशन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं है ना? नहीं, इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV, उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। देखिए, इसरो की पहचान ही उसकी विश्वसनीयता और किफ़ायती लॉन्च के लिए है। PSLV उनका वर्कहॉर्स रॉकेट है। उसी से तो सारे कमर्शियल लॉन्च होते हैं। हाँ, उसी से वो दुनिया भर की सैटेलाइट लॉन्च करके पैसा कमाते हैं। अगर PSLV में कोई गड़बड़ी आती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को डरा सकता है। और गगनयान में देरी तो एक झटका है ही, क्योंकि वो सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं है, वो दुनिया में भारत की ताकत दिखाने का एक जरिया भी है। बिल्कुल। तो ये एक रियलिटी चेक है कि बड़े सपनों को हकीकत में बदलने की राह आसान नहीं होती। तो इन सब खबरों को एक साथ रखकर देखें तो क्या मतलब निकलता है। हमारे पास एक तरफ हाईटेक वंदे भारत ट्रेन है, तो दूसरी तरफ जानलेवा खुले नाले हैं। हम एक बड़ा रक्षा समझौता कर रहे हैं, लेकिन साथ ही एक व्यापार युद्ध भी लड़ रहे हैं। हम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे भरोसेमंद रॉकेट जमीन पर हमें धोखा दे रहा है। ये एक ऐसे देश की तस्वीर है जो बहुत तेजी से दौड़ना चाहता है, लेकिन इस जल्दबाजी में बार बार अपने ही पैरों में उलझकर गिर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब 1 फरवरी को देश का अगला केंद्रीय बजट आने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बजट इन विरोधाभासों से कैसे निपटेगा। क्या वो वंदे भारत जैसी चमकदार योजनाओं पर और पैसा खर्च करेगा, या नोएडा जैसे शहरों के बुनियादी ढांचे को ठीक करने पर ध्यान देगा? उम्मीदें तो बहुत हैं। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, रेलवेज को बड़ा बूस्ट मिलेगा, लेकिन सरकार को लोक लुभावन वादों और खाली होती तिजोरी के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन साधना होगा, जो हमें श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हमने देखा कि जब नोएडा में एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय टेकी की नाले में गिरने से मौत होती है तो सरकार तुरंत हरकत में आती है, एक बड़े अफसर पर गाज गिरती है। लेकिन जब बिहार में एक छात्र दबाव में आकर अपनी जान दे देता है तो वही त्रासदी एक राजनीतिक फुटबॉल बन जाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो अलग अलग त्रासदियों पर सरकार की प्रतिक्रिया की रफ्तार और उसका तरीका हमें सरकार की प्राथमिकताओं और उसके डर के बारे में क्या बताता है? किसकी जिंदगी की कीमत ज्यादा है और किसकी कम?